MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम IMP क्वेश्चन सीरीज लेकर यहाँ आए हुए हैं और मैं अरविंद शर्मा आपके लिए जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं और उसी सीरीज में आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक चैप्टर से संबंधित है। अंत तक आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्भर करते हुए वे निम्न में समूहित किए जा सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन प्लांट्स दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू। जो पोषक तत्व पौधों के अंदर होते हैं या पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, उनके कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? तो ओनली माइक्रो, ओनली मैक्रो, ओनली बेसिक, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। केवल मूल या बेसिक की हम बात करें तो बेसिक एलिमेंट्स जो हैं, संरचनात्मक जो तत्व हैं, वो है CHO। ये जो CHO है इन्हें हम कहते हैं संरचनात्मक तत्व। संरचनात्मक तत्व हो गए। इसके बाद हम लोग आते हैं ओनली मैक्रो। तो मैक्रो के अंदर हम देखते हैं प्राइमरी भी आते हैं और सेकेंडरी भी आते हैं। प्राइमरी में हम देखते हैं कौन कौन हो जाएगा, तो NPK, ये प्राइमरी हो गए। सेकेंडरी की बात करें, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये हो गए सेकेंडरी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, माइक्रो पर। तो माइक्रो जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट हम देखते हैं लेस देन 1 ppm। लेस देन 1 ppm जो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन आएगा, तो कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, बोरान है, मोलिब्डेनम है ना, निकिल है, क्लोरीन है, कॉपर, जिंक और आयरन है। ये जो एलिमेंट है ये माइक्रो हो जाएंगे। टोटल अगर हम देखेंगे तो 8 3 3 3 9 टोटल हो जाएंगे 17। तो हमने देखा कि 17 जो पोषक तत्व हैं ये पौधों के लिए आवश्यक होते हैं और इनको अलग अलग समूह में, ग्रुप में किस तरह से हम रख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनअवघटित हरे पौधों के उत्तकों की जुताई या इन्हें मिट्टी में पलट देने की क्रिया क्या कहलाती है? द प्रैक्टिस ऑफ प्लोइंग और टर्निंग। ये जो टर्निंग वर्ड है इसमें हमारे को ध्यान रखना है। और प्लांट कैसे हैं? ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट को हम जब सॉइल में टर्न कर देते हैं तो उस प्रैक्टिस को क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग या हरी खाद देना, हरी खाद देने की प्रक्रिया हो जाएगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फार्मर है, ये सॉइल में इस क्रॉप को, ये देखो फ्लावरिंग स्टेज पर टर्न कर रहा है। अब जब हम ग्रीन मैन्योर की बात करते हैं तो हमारे को 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला ये है कि इनको क्यों देते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति करने के लिए। ऑर्गेनिक मैटर जो है ये सॉइल में देने के लिए करते हैं। कौन सी स्टेज पर टर्निंग होगी, तो ये होती है फ्लावरिंग स्टेज पर, है ना, पुष्पन अवस्था पर, फूल वाली अवस्था पर। मिल्किंग स्टेज भी कहते हैं इसको, फ्लावरिंग के साथ साथ मिल्किंग स्टेज भी कई बार कह दिया जाता है। उस स्टेज पर हमारे को टर्निंग करना चाहिए। सनई जो है, सनई या सनहेम्प जो है, ये सबसे अच्छी हरी खाद की फसल है। बट वाटर लॉक कंडीशन हो, सलाइन अल्कलाइन सॉइल हो, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो ढेंचा है सेसवेनिया, वो जो है बेस्ट क्रॉप होगी। तो ये हम बात कर रहे हैं ग्रीन मैन्योर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विश्लेषण वाली उर्वरकों में कम प्राथमिक पोषक पाए जाते हैं। द लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कंटेन लेस देन ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट। अब यहां पर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है एग्रीकल्चर की।
वैसे फर्टिलाइजर की हमने जो 4 कैटेगरी देखी थी, उसको कैटेगरी को हम कहते हैं निम्न, मध्यम, उच्च और सांद्रित। लो, मीडियम, हाई और कंसंट्रेट। इनमें हम क्या देखते हैं, तो इनमें हम देखते हैं जो एनपीके है, पीके का जो परसेंटेज है उसका हम टोटल करेंगे, योग करेंगे और उससे कैटेगरी बनेगी। एनपीके को हमने जोड़ा, लेस देन 14% है तो निम्न होगा, है ना। 15 to 24% है तो हम इसको मीडियम कहेंगे। 25 to 35 होगा तो ये हाई हो गया, और मोर देन 35 है तो ये हो जाएगा कंसंट्रेट। बट यहां पर हमसे पूछा है लो, और ऑप्शन में जो मिनिमम रेंज है वो 30%, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 30%। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें से हमको जो ऑप्शन है, जो ऑल 4 ऑप्शन है, उसमें हमको राइट आंसर नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम मोर करेक्ट जो है उसको चूज करते हैं, या जो नियर होता है ऑप्शन उसको चूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, पौधों में कौन से पोषक तत्व स्थिर होते हैं? इमोबाइल। बात हो रही है पौधों की, यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है पौधों की, पौधों में इमोबाइल कौन होता है? तो पौधों के अंदर बोरान भी और कैल्शियम भी, दोनों जो है ये अचल होते हैं, स्थिर होते हैं पौधों के अंदर। मृदा की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहां आंसर आएगा बोथ कैल्शियम एंड बोरान। अब ये जो फास्फोरस की बात आती है तो ये पौधों के अंदर गतिशील होता है, पौधों में क्या होता है, गतिशील होता है, या ऐसा कहें कि उच्च गतिशील भी आप बोल सकते हो। बट ये जो सॉइल है, सॉइल में, मृदा में ये अचल होता है। अचल मतलब इमोबाइल होता है फास्फोरस, समझ गए? तो यहाँ पौधों की बात आ रही है, इसलिए बोरान एंड कैल्शियम बोथ जो है ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट की बात हो रही है। ट्रेस एलिमेंट मतलब बहुत ही कम, नहीं के बराबर, या देना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो वो एलिमेंट हमारे पास है सेलेनियम। ये सेलेनियम है भाई। पोटेशियम को तो आप जानते हो, ये प्राइमरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पौधों के अंदर क्या करेगा, ये पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, रेसिस्टेंस जो देता है। कैल्शियम, कैल्शियम को हमने क्या कहा, ये सेकेंडरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम को हमने क्या कहा है, अनावश्यक किंतु लाभकारी, है ना। ये भी है जो केटाइन अनाइन कैपेसिटी होती है ना, उसके लिए ये भी आवश्यक होता है। बट ये जो तत्व है सेलेनियम, इसकी हम कभी बात नहीं करते हैं, न पौधों को जरूरत है, न देना है, न अनावश्यक किंतु लाभकारी है, इसलिए ट्रेस एलिमेंट में क्या आएगा यहाँ आंसर, सेलेनियम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक अकार्बनिक पोषक तत्व है? अकार्बनिक पोषक तत्व तो आपको यहाँ दिख ही जाएगा, ये जो कैल्शियम है ये अकार्बनिक होता है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो कैल्शियम है, बाकी हम देखते हैं ये ऑर्गेनिक, यहाँ पर पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी मिट्टी का प्रजनन स्तर आमतौर पर इसके द्वारा निर्धारित होता है। अब यहाँ पर प्रजनन स्तर हिंदी में लिखा है, ये बहुत ही रॉन्ग वर्ड है ना। फर्टिलिटी,
यहाँ पर सही शब्द होना चाहिए उर्वरता। उर्वरता हम पढ़ते आ रहे हैं, मृदा उर्वर है। ये उर्वर हम देखेंगे तो मृदा के अंदर सारी चीजें अगर होगी तो मृदा ज्यादा उर्वर हो जाएगी, है ना। इसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन स्तर मतलब पानी जो है वो सही होना चाहिए, ह्यूमस खनिज ये भी प्रॉपर होना चाहिए, मृदा वातन और हाइड्रेशन ये भी होना चाहिए। आंसर आएगा उपयुक्त सभी, सारी चीजें होगी तो ये जो है ये किसमें बदल जाएगी, उत्पादकता, है ना। ये तो इस तरह से आप देखोगे उस मृदा से हमारे को उत्पादन भी ज्यादा प्राप्त होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में मोलिब्डेनम की कमी के कारण क्या होता है। जब मोलिब्डेनम की कमी होती है, भाई मोलिब्डेनम वैसे तो बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, पौधों को ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन इसकी कमी हो जाए तो उत्तक क्षय, जिसे हम कहते हैं नेक्रोसिस, नेक्रोसिस होता है और उसके साथ साथ क्या होगा, तो मोटिलिंग होगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो पौधा है इसमें आपको इस तरह से लक्षण नजर आएंगे, है ना। उत्तक क्षय भी हो रहा है, साथ में मोटिलिंग भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये किसकी कमी का लक्षण है, तो ये है मोलिब्डेनम की कमी का लक्षण। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। क्रांतिक तत्व है, क्रिटिकल एलिमेंट। ये जो क्रिटिकल वर्ड है ये हमने इरिगेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज मतलब उस कंडीशन में अगर सॉइल में वाटर प्रॉपर नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, तो हम देखते हैं कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, उत्पादन में बहुत ज्यादा गिरावट आती है। तो उसी तरह से जो पोषक तत्व पौधों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हैं, सबसे पहले आवश्यक हैं, उन्हें हम कहेंगे क्रांतिक तत्व। और क्रांतिक तत्व यहाँ पर कौन हो जाएगा, एनपीके, है ना। एनपीके की अगर कमी हो गई तो हमें इस पौधों से उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। बाकी की कमी है तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट ये तीनों बहुत ही जरूरी है, इसीलिए इनको हमने प्राथमिक पोषक तत्व भी कहा था। प्राथमिक मतलब बुनियादी जिनकी जरूरत होती है, सबसे पहले जिनकी जरूरत होती है, सबसे ज्यादा जिनकी जरूरत होती है। तो ये हो गया क्रांतिक तत्व। अगला प्रश्न हमारे पास है, पौधों के ढांचा तत्व कौन से हैं। ढांचा, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क एलिमेंट या ढांचा तत्व, या ऐसा कह सकते हैं जिनसे मिलकर पौधों की संरचना होती है। संरचनात्मक तत्व को ही ढांचा तत्व कहा जाता है, और इनकी बात हम अभी कर चुके हैं। CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और एक खास बात यह है कि इनकी पूर्ति पौधे स्वयं कर लेते हैं। पौधे स्वयं जल और वायु से इन्हें प्राप्त कर लेते हैं, हमें देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वो करीब 90% जो है सभी पोषक तत्वों का ये तीनों तत्व होते हैं, 95%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस पौधों द्वारा किस रूप में अवशोषित होती है। भाई देखो, फास्फोरस के अवशोषित होने वाला रूप H2PO4-, ये जो है सर्वाधिक उपलब्धता वाला रूप है, सर्वाधिक उपलब्धता वाला रूप है, और इसे हम कहते हैं जल विलेय वाटर सॉल्युबल फॉर्म है, और इसी रूप में सबसे ज्यादा लेते हैं। उन्होंने यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए अम्लीय लिख दिया है ना। सबसे ज्यादा विलेयता वाला, उपलब्धता वाला रूप है H2PO4-। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। अगला प्रश्न नाइट्रोजिनेज एंजाइम संबंधित है। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है, वैसे इनका जो संबंध होता है, इन एंजाइम का संबंध होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आने वाले एंजाइम हैं, पर इनका वास्तविक कार्य क्या है, तो ये नाइट्रोजन का अपचयन करते हैं, नाइट्रोजन रिडक्शन इनका वर्क है। और इस तरह से आप देखेंगे ये जो नाइट्रोजन है, इसको ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है
ये बदल देते हैं NH3, अरे अमोनिया में चेंज कर देते हैं। तो इनका मुख्य कार्य नाइट्रोजिनेज एंजाइम किससे संबंधित है, तो ये नाइट्रोजन अपचयन करते हैं। अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो फिर इसका ये भी हो सकता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी ये भाग लेते हैं। तो ये प्रश्न हमने देखा। इसके बाद हम लोग आज का अंतिम प्रश्न जो है वो देखते हैं कि किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ससेप्टिबिलिटी टू फंगस डिजीज इन प्लांट्स इंक्रीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी हो जाएगी, तो हम देखते हैं कि सिलिकॉन की अगर कमी होती है, सिलिकॉन तत्व देने की हमको पौधों को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर इसकी कमी है किसी तरह से तो आप देखोगे कि फंगल डिजीज का अटैक आक्रमण वहां पर बढ़ जाता है। तो सिलिकॉन अगर प्लांट में रहेगा तो फंगस का आक्रमण कम होगा। तो ये हमने आज यहाँ पर जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आपको आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, इसलिए आप MGCI के YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।